हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। आज हम सबका क्लास 6 एनसीईआरटी जो भूगोल है उसका चौथा चैप्टर है। तो इसके पहले हम सब 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जितने भी पेज या जितना भी पेज पढ़ते हैं या फिर अगर कम पेज रहता है तो पूरे चैप्टर के लास्ट में देखिए प्रश्न बनाते हैं। इस चैप्टर से जितना अधिक से अधिक प्रश्न हो सकता है उस प्रश्न को डिस्कस किया जाता है और ये प्रश्न सहित ऐसे ही टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है। अगर जैसे मान लीजिए आप सबको थोड़ा बहुत डाउट रहे तो वहाँ टेलीग्राम से जुड़कर इसको अपने मन से थोड़ा पढ़कर वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मानचित्र शीर्षक क्या है? मानचित्र। तो इसको दिमाग में बैठाए रहना कि मानचित्र के बारे में पढ़ना है। देखिए, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। क्या? ग्लोब। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्र का प्रयोग उचित लगता है या उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र का मतलब यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो मानचित्र है यह पृथ्वी की सतह के एक भाग पर पैमाने पर, मतलब एक भाग के पैमाने पर एक माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक रेखा चित्र है जिसे हम मानचित्र कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, लेकिन एक गोलाकार सतह की पूरी तरह से चपटा कहना संभव नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी हमारा गोलाकार है तो हम ये जो मानचित्र है चपटा के माध्यम से खींचा गया है तो इसको कहना एकदम असंभव नहीं है। तो आगे देखिए दोस्तों, मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक होती है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो इसको याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि अभी जितना पढ़े उसमें से यही पूछ सकता है कि जब अनेक या बहुत मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। इसको याद रखना, कभी पूछ देगा कि एटलस किसे कहते हैं या अनेक मानचित्रों को मिलाकर क्या बनता है, तो इसको याद रखना, उसको हम एटलस कहते हैं। एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। जो मानचित्र होता है वो हमें ग्लोब से कुछ ज़्यादा जानकारी देता है। क्यों? क्योंकि ये मानचित्र हमें थोड़ा जानकारी देता है पर ग्लोब में पूरा का पूरा जानकारी लिखा रहता है, जिससे जब कोई भी चीज़ है अगर उसको ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा? छोटा छोटा करके रहता है। पर मानचित्र थोड़ा छोटा है तो इसमें जो भी रहेगा एकदम भरपूर मात्रा में, अर्थात जो भी रहेगा एकदम इम्पोर्टेंट से रहेगा। तो एक कुछ हमें ज़्यादा जानकारी देती है। मतलब अगर किसी एक के विषय में जानना हो तो हमें मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। और ग्लोब में क्या रहता है? उसी में महासागर, महाद्वीप और जो भी पहाड़, पठार, पर्वत सभी आ जाते हैं, तो इससे उसमें कंफ्यूज होता है। तो आगे देखिए,
यहाँ तक देखिए, मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें कुछ नीचे वर्णित है। अब देखिए मानचित्र के प्रकार। तो अब देखिए मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं, इसको याद रखना। तो देखिए पहला कौन सा है, तो भौतिक मानचित्र। कौन सा है, भौतिक मानचित्र। दूसरा राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए, अब इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है कि किसे हम भौतिक मानचित्र कहेंगे, किन्हें राजनीतिक मानचित्र कहेंगे और किन्हें थीमेटिक मानचित्र कहेंगे। तो देखिए भौतिक मानचित्र पहला। अब भौतिक किसे कहते हैं, तो देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए मानचित्र पर भौतिक या आज जहाँ पर मान लीजिए कोई भी मानचित्र है, अगर उस मानचित्र में कहीं पर्वत को दर्शाया गया है, कहीं पठारों को दर्शाया गया है, कहीं मैदानों को दर्शाया गया, मतलब ये क्या है, एक मतलब जैसे अब ग्लोब में क्या होता है, ये सब रहते हैं पर उसका केवल एक भाग है, पर्वत एक, पठार, मैदान, नदियां, मतलब केवल नदियां, केवल मैदान, केवल पठार, केवल पर्वत, ये सब अलग अलग, महासागर, ये अलग अलग अगर दर्शाया गया है तो उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और इन्हीं भौतिक मानचित्र को हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखना कि इन्हीं भौतिक मानचित्र को हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। और भौतिक मानचित्र में क्या क्या दर्शाया जाता है, तो याद रखना पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि। अब आगे देखिए राजनीतिक मानचित्र। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको ये इससे ही क्लियर हो जाएगा कि भौतिक का मतलब और इसको देखिए राजनीतिक। तो अब देखिए राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि राज्य के अब जैसे मान लीजिए कोई राज्य होता है, अब राज्य के कोई एक राज्य कोई नगरों का, मतलब राज्य के नगरों का, एक शहरों का, गांवों का, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों का तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जो हेडिंग है, हेडिंग में ही मान लीजिए पूरा उत्तर है। तो देखिए जैसे राजनीति का मतलब जो है, जैसे राज्य का होता है, नगरों का होता है, शहरों का होता है, गाँव का होता है, तो ये इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए थीमेटिक। हाँ, तो इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से देखना इसको। थीमेटिक मानचित्र, वो तो दोनों नाम से ही क्लियर हैं, भौतिक और राजनीतिक। थीमेटिक थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से। तो देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे सड़कें मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र या उद्योग मानचित्र आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थीमेटिक मान लीजिए एक जो भौतिक मानचित्र था, देखिए ये जो भौतिक मानचित्र था, इसी भौतिक मानचित्र का ही एक मान लीजिए ये छोटा अंश है, बस इसको समझ लीजिए। भौतिक मानचित्र में क्या था, देखिए भौतिक मानचित्र में क्या था, मैदान था, पठार था, नदियाँ थी, पर्वत थे। अब थीमेटिक मानचित्र थोड़ा देखिए, इसमें देखिए क्या अंतर है। तो देखिए इसमें क्या है, सड़क है, वर्षा है और वन है, उद्योग या उद्यान है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि जो भौतिक था, अब जैसे मान लीजिए पर्वत है या मैदान है। अब मैदान है तो मैदान में क्या हो सकते हैं, मैदान में तो मान लीजिए भौतिक आ गया पूरा, कहीं का भी मैदान है, कितना भी बड़ा है। तो मान लीजिए कोई मैदान है, कितना भी बड़ा है, पर उस मैदान में मान लीजिए एक कहीं हिस्से में जंगल है या वन है। अब अगर मैदान को पूरा अगर दर्शाएंगे तो भौतिक मानचित्र में आ जाएगा, पर मान लीजिए उस पूरे मैदान में कहीं एक जगह जंगल है या वन है, तो उस जंगल को सिर्फ दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई राज्य है या कहीं कोई गांव है, उस गांव के सिर्फ सड़कों को
एक अलग सिर्फ सड़कों को अगर दर्शाने के लिए किसी जिस मानचित्र का हम प्रयोग करते हैं उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसको याद रखना, पूछता है कि थीमेटिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं, भौतिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं, राजनीतिक मानचित्र में कौन कौन से आते हैं। तो इसको आज याद रखना। एक बार फिर से देख लीजिए, भौतिक में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, राजनीतिक में नगर, राज्य, गांव, देश, राज्य की सीमाएं आदि आते हैं। थीमेटिक में देखिए सड़क हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, मान लीजिए कोई कहीं कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्ट्री है कहीं पर, तो उस सिर्फ फैक्ट्री को दर्शाने के लिए या उस फैक्ट्री के सिर्फ क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आगे देखिए, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन कीजिए। तो देखिए, अब मानचित्र के घटक, तो इसको याद रखना कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं। तो पहला क्या है, दूरी, दूसरा दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, इसको याद रखना। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये मानचित्र के 3 घटक हैं। तो अब देखिए, पहला क्या है, दूरी। अब दूरी क्या होता है या क्या भूमिका निभाती है मानचित्र में, उसको देखिए। मानचित्र एक आरेखण होता है। आरेखण का मतलब खींचा जाता है, आरेख का मतलब यही लाइनिंग, ऐसे बस खींच दिया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसे है या कोई नक्शा है, कोई बनाया गया है, तो इसमें बता दिया जाएगा, ऐसे आरेख कर दिया जाएगा कि इतना मान लीजिए ये पठार है, फिर इधर आरेख कर दिया जाएगा इतना ये पर्वत है, फिर आरेख कर दिया जाए इतना ये महासागरी है। इसी को हम मानचित्र या आरेख मानचित्र कहते हैं। बस इसको याद रखना कि जो दूरी होता है, देखिए मानचित्र एक आरेखण है, मतलब ये खींचा जाता है। कोई मैप या कोई चित्र बनाया जाता है, उस चित्र को हम थोड़ा बहुत ऐसे मार्क करके बता देते हैं कि ये मैदान हो गया, इसको आरेख कर दिए, तो आगे समझ गए होंगे। देखिए, जो कि पूरे विश्व या उनके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। यहाँ यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने बताया कि जो ग्लोब होता है वो बड़ा होता है, बट मानचित्र क्या होता है, ये छोटे पैमाने पर होता है। जैसे ग्लोब में हमने बताया कि उसमें सब महासागर, पर्वत, मैदान और आज सभी चीज आ जाते हैं। और मान लीजिए किसी एक का अध्ययन करने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अब मानचित्र में भी थीमेटिक का अलग, भौतिक का अलग, राजनीतिक का अलग, तो ये मानचित्र ही है। तो याद रखना, किसी छोटे को, मान लीजिए किसी भी बड़े भाग को हम छोटे में उसको कन्वर्ट करने के लिए मानचित्र का प्रयोग करते हैं, या पढ़ने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जा सकता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। ये नहीं कि हम एकदम ही उसको छोटा बना दे, मतलब इतना छोटा बनाइए कि अनुमान लगाया जा सके कि हाँ ये यही चीज है, ये यही चीज है, कोई भी चीज हो। जैसे मान लीजिए मैदान हो गया, तो अब मैदान जितना बड़ा है, अब ये नहीं कि मैदान मान लीजिए एकदम बहुत बड़ा है और आप मानचित्र बना रहे हैं और मानचित्र में उसको मान लीजिए एकदम छोटा सा दर्शा दिए, वो पता ही नहीं चले ये मैदान को दर्शाया गया है कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान को, सिर्फ छोटे स्थान को दर्शाया गया है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए मानचित्र बनाते समय, या मानचित्र को जो अध्ययन करते हैं उन सबको। तो देखिए, ये वास्तविक मतलब जो उसमें होता है, ये नहीं कि एकदम इधर उधर, उसमें जो भी दर्शाया जाता है, जैसे मैदान हुआ, पठार हुआ, उसका एक अनुमान होता है। जैसे ग्लोब में जितना है तो उससे थोड़ा बहुत छोटा, अर्थात वो दर्शाने के बाद वास्तविक दिखे। बस इतना जान लीजिए कि वो वास्तविक दिखे कि हाँ ये मैदान का ही स्वरूप है। बस आगे देखिए, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। देखिए, अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो ये देखिए उदाहरण पढ़ लीजिए, आपको एकदम और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए आपके विद्यालय,
आपका विद्यालय घर से 10 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कोई विद्यालय है किसी एक घर से, वो 10 किलोमीटर दूर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी देखिए 10 किलोमीटर और 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए मतलब ऐसा, जैसे आप 10 किलोमीटर मान लीजिए दूरी है, तो उसको हम अगर मानचित्र में दर्शाएंगे तो 2 सेमी दर्शा देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि 2 सेमी बराबर 10 किलोमीटर होता है। बस इसके कहने का मतलब यही है कि वास्तविक रेखा का मतलब यही है कि मान लीजिए 10 किलोमीटर है, अब 10 किलोमीटर को हम मानचित्र में 2 सेमी दर्शा सकते हैं, मतलब 2 सेमी बराबर 10 किलोमीटर, बस इतना जान लीजिए। आगे देखिए, इसका अभिप्राय यह हुआ कि मानचित्र 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपको रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेमी 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आगे देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों में महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल को 500 किमी, मान लीजिए अगर कोई, अब देखिए उस तो मान लीजिए 10 किलोमीटर था दूरी था, तो अब मान लीजिए कोई महासागर कितना होता है, तो अब मान लीजिए महासागर 500 किलोमीटर की है, तो उसको हम जो मानचित्र होगा उसको हम 5 सेमी में दर्शाएंगे। इसको याद रखना, दर्शाएं। इसका छोटे पैमाने पर मानचित्र कहते हैं, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सब बस याद के लिए बस थोड़ा बहुत दिमाग में रखे रहना। हालांकि जहाँ से प्रश्न बन रहा है हम वहाँ बताएंगे, पर ये सब यहाँ से भी कथन उठाकर रख देता है कभी कभी कि ये जो मानचित्र बनाते हैं उसमें जो दर्शाया जाता है वो वास्तविक रहता है कि नहीं रहता है। तो जान लीजिए वास्तविक रहता है। बस इस वास्तविक को साबित करने के लिए ये सब उदाहरण दिए गए हैं कि जो भी दर्शाना चाहिए वो वास्तविक रहना चाहिए। जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं, तब हम बड़े पैमानों का उपयोग करते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि जब मान लीजिए हम एक छोटे क्षेत्रफल गांवों शहरों को जब दर्शाएंगे मानचित्र पर, तब हम बड़े पैमानों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटा है। तो जब छोटा है तो हम उसका बड़ा कर सकते हैं, पर अगर जो बड़ा है तो उसको हम दर्शाएंगे तो मानचित्र में अंतर ही क्या रहेगा, मानचित्र और ग्लोब में। तो मान लीजिए कोई बड़ा है और बड़ा को हम बड़ा में ही दर्शाएंगे, तो मानचित्र किस लिए बना रहे हैं? मानचित्र इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि ग्लोब से छोटा रहे हमारा। ग्लोब में समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसी का लघु रूप मानचित्र बनाते हैं। तो हम बड़ा को छोटा में दर्शाते हैं, और मान लीजिए कोई छोटा है उसका विस्तार अध्ययन करना है तो हम उसको और बड़ा करके मानचित्र पर दर्शा सकते हैं। देखिए, दिखाया जाता है जब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र 5 सेमी में, 500 मीटर को 5 सेमी, 500 मीटर को 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए कोई छोटा वस्तु है उसको बड़ा में दर्शाया जाता है तो उसको बड़ा मानचित्र, और कोई बड़ा मानचित्र है मतलब बड़ा है, जैसे महाद्वीप हो गया ये, अब ये बड़ा है, अब इस बड़ा को हम छोटे में दर्शाएंगे तो उसको हम छोटा मानचित्र कहते हैं। इसको याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, देखिए मान लीजिए इसको भी देखिए कंफर्म कर लीजिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देती है। तो इसको याद रखना। कभी कभी हो सकता है इसको कथन और कारण में ऐसे उठाकर, ऐसे पूरा लाइन ही उठाकर पूछ देगा कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, या ऐसे पूछ देगा कि किस मानचित्र से अधिक जानकारी मिलती है, छोटे मानचित्र से, बड़े मानचित्र से, या तो फिर और 2 विकल्प देकर पूछ देगा। तो इसको याद रखना, जो बड़े वाले पैमाने वाला मानचित्र होता है छोटे वाले पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है। तो इसको याद रखना। तो आगे देखिए दोस्तों, देखिए इसमें देखिए
इसमें चित्र को अब अभी नहीं दिखाएंगे, इसको अभी नहीं दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। पहले इसके बारे में जो ये दर्शाया गया है इसके पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आपको दिखाएंगे और एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए, दूरी था, मानचित्र के 3 घटक थे। पहला दिशा था, पहला दूरी था और दूसरा दिशा था। तो हमारा क्या, दूरी कंफर्म हो गया। अब देखिए दिशा का क्या रोल होता है मानचित्र में। तो जैसे बताएं, दूरी का क्या रोल होता है कि जो जितनी दूरी है उस दूरी को हम वास्तविक में दर्शाएं, न कि इतना घट बढ़ कर दें उसको कि उसको समझ में ही ना आए कि ये कौन से स्थान को या कौन सी चीज को दर्शाया गया है। तो इस बात को याद रखना। अब देखिए दिशा आ गया। तो अधिकतर मानचित्रों पर ऊपर दाहिनी तरफ से तीर का निशान बनाया जाता है, जिसके ऊपर अक्षर उ मतलब उत्तर दिशा, ऊपर उत्तर दिशा, ऊपर को उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक दिशा का पता चल जाता है, जैसे हम इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि जो उत्तर होता है यह एक उत्तरी ध्रुव, अर्थात ये जो सप्तऋषि एक क्या था, उपग्रह था। तो ये तारा वगैरह, यही तारा थे शायद, ये जो सप्तऋषि तारा थे। अब इसी सप्तऋषि तारा के अनुसार ही हम सब उत्तर दिशा का ज्ञात करते थे। तो अगर कोई एक दिशा का ज्ञात हो गया तो हम उसको और 3 दिशाओं का ज्ञात कर लेते हैं, मतलब जान जाते हैं। तो याद रखना। तो देखिए 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो 4 दिशाएं होती हैं, इन्हीं 4 दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो होती है 4 दिशाएं, इस 4 दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। आगे देखिए, दक्षिण पूरब को द और पू, अर्थात ये समझ जाएंगे आप, इसको अब ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए द मतलब दक्षिण, प मतलब पश्चिम, उ मतलब उत्तर। तो इसको बताया गया है कि ये जो है दक्षिण को हम या दक्षिण पूरब कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ऐसे दर्शाया जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ से देखिए, हम दिशा सूचक या दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों कि जो एक चुंबकीय होता है, जो चुंबकीय एक यंत्र होता है, और वो चुंबकीय यंत्र हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही उसका दिशा निर्धारण होता है। उसका हमेशा उत्तर और दक्षिण से ही ये दिशा निर्धारण होता है। इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, अब हमारा दूरी और दूर करें, दिशा भी खत्म हो गया। अब देखिए प्रतीक आ गया। तो इसको भी अब देखिए, अब प्रतीक का क्या रोल होता है। प्रतीक का मतलब जान लीजिए चिन्ह मतलब जो चिन्ह करके दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। मान लीजिए कोई भी चीज है, उसको हम ऐसे चिन्ह कर दिए, त्रिकोण कर दिए, चौकोर कर दिए, यही प्रतीक है। इसको कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, यह किसी भी मानचित्र को तीसरा प्रमुख घटक मानते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार को विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप यह क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता द्वारा मानचित्र को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक
विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय, इसको याद रखना। देखिए इन प्रतीकों, ये देखिए हम अभी दिखाएंगे आपको कि ये लाइन को ही उठाकर पूरा पूछ दिया है कि प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। इसको याद रखना दोस्तों। अभी जस्ट हम आपको दिखाएंगे कि प्रश्न में, तो देखिए अगर ऐसे ही एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। और ये वन लाइनर वाला ज़माना गया को दोस्तों। इस समय जो भी एडिट करके पढ़ाते हैं वो अन्य बैचों के लिए पढ़ाते रहते हैं और टाइटल चेंज करके आपके लिए भी बोल कह देते हैं, या वही 1-2 घंटे बाद, 2-3-4 घंटे बाद टाइटल चेंज करके आपको ऑनलाइन की तरफ आ जाते हैं, तो आप सब समझ लेते हैं कि हाँ ये वही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया जो प्रतीक होते हैं या प्रतीकों का जो उपयोग होता है, प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति का मतलब, अब देखिए दोस्तों, जैसे हम बताएं, जैसे मान लीजिए आप सब कहीं देखे होंगे यहाँ पर, अब अंतर्राष्ट्रीय सहमति मतलब देखिए, जैसे अब इन प्रतीकों से आप सब थोड़ा बहुत परिचित होंगे कि देखिए ये जो है, ये देखिए बताया गया, ये जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन, तो ये पहला वाला जो है ये बड़े रेलवे लाइन को दर्शाता है। ये प्रतीक है दोस्तों, ये सब पूरा प्रतीक है, मतलब दर्शाया गया है। तो ये प्रतीक देखिए, ये बड़ी लाइन को दर्शाता है, ये मीटर लाइन को दर्शाता है, और ये रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब कभी कभी देखे होंगे कि इस वाले चिन्ह को देखकर जान गए होंगे कि ये रेलवे लाइन है या मीटर है, ये या बड़ी रेलवे लाइन को दर्शा रहा है। ये कभी कभी देखे हैं सड़की कच्चे और पक्की, तो देखिए पक्की सड़कें के लिए होता है, और ये जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे रहते हैं, ये कच्चे सड़कों के लिए बनाया जाता है। तो कभी कभी जैसे देखिए कहीं लिखा रहता है कि कृपया धीरे चले, या घुमावदार मोड़ है, और अन्य कहीं जैसे लिखा रहता है कि बहुलता क्षेत्र है ना। तो ऐसे, तो इन्हीं सब को देखिए दर्शाया जाता है, इन्हीं को हम सब प्रतीक बोलते हैं। तो देखिए इन जो प्रतीक होते हैं, तो इन प्रतीकों में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ये नहीं कि अपने गांव के, अपने 2-4 गांव, 10 गांव, या तो 1-2 जिले में मिलकर हाँ सड़क के लिए ये प्रतीक होना चाहिए, ऐसे नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय होते हैं कि कहीं के भी अगर देश विदेश के भी यहाँ पर आ रहे हैं, मान लीजिए वो पढ़े नहीं हैं, तो अगर प्रतीक देखकर समझ जाएंगे कि ये रेलवे स्टेशन है, ये कच्ची सड़कें हैं, ये पक्की सड़कें हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कभी देखे होंगे कि मंदिर में जब जाते हैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे रहता है, बस आप जान जाते हैं हाँ ये मंदिर है। अब इस समय देखिए बहुत लोग, क्या होता है, मंदिर के जो कुछ दूर पहले ही क्या होता है, गेट होता है, तो गेट का डिजाइन ही ऐसा रहता है कि समझ जाएंगे कि ये जो डिजाइन है या मंदिर जो आगे कुछ है, इसमें जो दिख रहा है वो मंदिर ही होगा। या बहुत लोग वगैरह वगैरह बनाकर अपना जान जाते हैं कि ये फैक्ट्री होगा, ये होगा इस कपड़ा के लिए, ऐसे होता है। तो ये सब जान लीजिए। देखिए नदियों के लिए जैसे जान जाएंगे आप, तो देखिए बताया गया नदियाँ, जैसे देखिए यहाँ पर, या यहाँ देखिए नदियों के लिए, कुआं के लिए देखिए जैसे गोला होता है, तालाब के लिए देखिए जैसे, नहर के लिए, पुल के लिए, तो ये सब एक प्रतीक है, बस यही जान लीजिए। फिर आगे देखिए, यहाँ पर होगा यह रूढ़, देखिए यह रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अब प्रतीक को ही रूढ़ प्रतीक कहते हैं, इसको भी कभी भूलना मत दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग बस जान जाते हैं कि हाँ प्रतीक को ऐसे ऐसे कहा जाते हैं, पर इसमें जो थोड़ा बहुत पॉइंट दिया रहता है उसको भूल जाते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद वही पूछता है जो आप भूल जाते होंगे। तो याद रखना, यही प्रतीक को, इसी प्रतीक को ही हम, या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, इन्हीं को हम रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। आगे देखिए, कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह आगे हम जो दिखाए अभी दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके इसे उद्देश्य किया जाता है कि उदाहरण के लिए, जैसे देखिए उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, एक प्रश्न जरूर बना देता है। अगर इस चैप्टर से अगर उठाता है प्रश्न, तो यहीं से प्रश्न उठाता है। तो देखिए इसको याद रखना दोस्तों, जलाशय मतलब जो जल होते हैं, जहाँ जलाशय होते हैं उसका किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों नीले रंग का। जलाशयों के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है।
जलाशयों के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है और पर्वतों के लिए भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। पर्वतों के लिए भूरा रंग का, जलाशयों के लिए नीला रंग का और पठारों के लिए पीला रंग का। याद रखना दोस्तों, पठार पीला, पठार और पीला, इसको कंफर्म हो जाना। पठार पीला और देखिए जलाशय नीला और मैदान क्या होता है, तो हरा भरा रहता है, तो मैदान के लिए हरा रंग, पठार के लिए पठार पीला, जलाशय के लिए नीला और पर्वत के लिए भूरा। तो देखिए एक चीज हम बता दें, ये दोनों तो कंफर्म है। मैदान के लिए हरा, मैदान हरा होता है हरा, पठार के लिए पीला, पठार प से पीला, पठार पीला, याद रखना। अब देखिए इसको भी अगर याद रखना है तो देखिए जैसे बताया जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह उसमें 1/3 भाग जल है, तो ये जल जब ऊपर से देखा जाता है तो नीले नीले रंग के दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम अपने पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अर्थात क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर अधिक पानी है, तो इसको हम जो जलाशय होते हैं इसको नीले से दर्शाते हैं। अब याद रखना, भूरा रंग किसे कहते हैं, तो पर्वतों को। बस एक चीज याद रखना और 3 अपने आप याद रखना। पर्वतों को भूरा रंग होता है, जो पर्वत होते हैं उसका भूरा, पठार का पीला, इसको कंफर्म कर लेना दोस्तों। आगे देखिए रेखा चित्र हो गया। अब इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या है कि रेखा चित्र एक आरेखण है। रेखा चित्र भी एक आरेखण है, ये जो स्वयं कोई भी अपना बना सकता है। तो देखिए रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेरण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है। वहाँ के एक स्थान पर कोई भी स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए कोई मान लिया जाता है। आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप अपने मित्र के घर के रास्तों को बताने के लिए कच्चे आरेखण का प्रयोग करते हैं या बना सकते हैं। इस प्रकार बने आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कहने का मतलब है, आपको देखिए समझ में आया होगा, नहीं तो हम समझा रहे हैं। देखिए तो इसको समझ में लीजिए। तो रेखा चित्र उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है, इसमें उदाहरण दिया है, मान लीजिए कोई दोस्त है, वो आपके घर को नहीं जान रहा है, तो आप एक ठो पेज ले लीजिए और उस पेज में बता दीजिए कि देखिए यहाँ से आप सीधा जाएंगे, आगे जाकर एक ठो नल पड़ेगा, नल से थोड़ा बाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़कर थोड़ा और आगे जाएंगे, एक कुआं पड़ेगा, कुआं से दाएं मुड़ जाना, आगे जाना, एक ठो विद्यालय पड़ेगा, विद्यालय से इधर मुड़ जाना। ऐसे अपने आकलन अपने द्वारा ही जो बनाया जाता है, अपने द्वारा ही रेखा चित्र जो ऐसे खींच कर या अनुमान लगा कर या जो वास्तविक रहता है, जैसे हाँ ऐसे ऐसे जान रहे हैं आप, जो भी थोड़ा बहुत जो उसको बोलते हैं जानबूझकर बस गेस करके बता दीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे अगर हम बना देंगे तो हमारे घर तक पहुंच जाएगा या हमारे घर को देख जाएगा, तो उसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। अब आगे देखिए एक पॉइंट और है कि खागा किसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी एकदम पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछेगा खागा किसे कहते हैं, या तो फिर वही जो बताएं कि पर्वत किस रंग का होता है, तो पर्वत किस रंग का होता है, तो भूरे रंग का होता है, पठार पीले रंग का, जल नीले रंग का, मैदान हरे रंग का, यहाँ से पूछता है। तो देखिए खागा क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खागा कहलाता है। तो इसको याद रखना दोस्तों कि खागा क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया खागा कहलाता है। मान लीजिए कोई मैदान है या कोई पर्वत ही है, तो उस पर्वत को मान लीजिए कोई मानचित्र में दर्शाया गया है या रेखा चित्र में दर्शाया गया है, पर उसमें थोड़ा सा एकदम स्पष्ट नहीं है, तो उसी को मान लीजिए उसी मानचित्र को हम अगर बड़े पैमाने पर बना दिए तो उसको हम खागा कहने लगते हैं। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। और देखिए, और इसमें अब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलिए हम सब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप ठीक से सुने होंगे तो इसको अभी
जैसे ही प्रश्न आएगा तो आप एकदम जल्दी से जल्दी उत्तर देना कमेंट में। देखिए दोस्तों, इसको पहले हम क्या बोले थे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे बताए थे कि जो मैदान होते हैं वे हरे भरे होते हैं, वे हरे भरे होते हैं, तो उसको हरे रंग से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, इसको देखिए, यहाँ पर ये दिशा के बारे में बताया गया। तो ये देखिए दिशा के लिए बनाया गया था थोड़ा बहुत, जैसे हम बताए थे कि दिशा का क्या रोल होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हम बताएं कि यहाँ पर विद्यालय है, विद्यालय के बगल अर्थात उत्तर में सड़क है, सड़क से आगे जाएंगे, फिर ये इधर थोड़ा राइट मुड़कर जाएंगे या उत्तर मुड़ेंगे तो वहाँ पर सामाजिक केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके इधर जाएंगे तो कुआं है। तो ऐसे दिशा के लिए ये बनाया गया था। तो ये ज़्यादा खास नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए, इसको आप वन लाइनर क्वेश्चन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक, इसको याद रखना, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन होते हैं, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अर्थात चारों दिशाओं को हम प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो मानचित्र क्या होता है, ये छोटा पैमाना होता है, बस यही जान लीजिए। ग्लोब का छोटा पैमाना को ही मानचित्र कहते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होती है, तो क्यों, क्योंकि उसमें अच्छे से विस्तार से देखा जा सकता है। मानचित्र एवं खागा के बीच क्या अंतर है। मानचित्र क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, और जो खागा होता है वो मानचित्र से भी ज़्यादा बड़ा होता है, बस इतना याद रखना। तो कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, तो जो मानचित्र होती है तो वो मानचित्र प्रकार के होते हैं। तो भूगोल तो जो है तो ये जो हमारे तीनों मानचित्र है, तीनों मानचित्र ही अच्छे से जानकारी प्रदान करते हैं। वृक्षों के विवरण को दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए वृक्ष मतलब पेड़। अब पेड़ को क्या दिखाएंगे, अब जैसे मान लीजिए पेड़ क्या है, हम जैसे बताए थे कि पेड़ क्या है, पेड़ मान लीजिए क्या है। अब जैसे जंगल है, जंगल में अगर पेड़ को सिर्फ दिखाना है, मान लीजिए कहीं मैदान है, जैसे बताए थे मैदान है, मैदान में सिर्फ कहीं एक जगह हमारा जंगल है, तो एक जगह जब जंगल को सिर्फ दिखाएंगे तो हम उसको भौतिक मानचित्र में न रखकर हम उसको थीमेटिक मानचित्र में रखे थे। तो इसको याद रखना दोस्तों, यही बताए थे, थीमेटिक मानचित्र भौतिक मानचित्र को ही तुलना करके बनाया गया है। आगे देखिए, नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी जैसे हमने पढ़े कि जलाशय के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दिशा सूचक को क्या कहा जाता है, जो दिशा सूचक होते हैं उसका उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए। दिशा सूचक मुख्य दिशा को पता करने के लिए, दूरी की माप करने के लिए। तो देखिए, दिशा सूचक मतलब दिशा को ही पता लगाएंगे ना। आगे देखिए, पैमाना आवश्यक है, तो पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, तो तीनों के लिए ही आवश्यक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम सबका प्रश्न आ गया। तो देखिए, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया है, किन्हें, भौतिक मानचित्र। तो याद रखना दोस्तों, भौतिक मानचित्र में हमारे पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, पर्वत। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या था हमारे भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया गया। देखिए, पर्वत था, पठार था, महासागर था। पर मैदान क्या है, महासागर था, महासागर है, पर ये देश या राज्य की सीमा मैदान भी है। पर देश और राज्य की सीमा क्या है, ये देश और राज्य ये अपने आप ही दिख रहा है कि ये देश और राज्य भौतिक भी कैसे आ सकते हैं, तो ये राजनीतिक में रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 5वां गलत है हमारा। तो इसको आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों का उनकी सीमाओं की दर्शाने के लिए, अब जैसे एकदम स्पष्ट है, राज्य है, नगर है, शहर है, गांव है, इसको दर्शाने के लिए क्या है, राजनीतिक मानचित्र
एकदम स्पष्ट है अगर आप ठीक से पढ़े होंगे। थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है, तो देखिए थीमेटिक मानचित्र में सड़क सही है, वर्षा के लिए सही है, वन एवं उद्योग के विवरण दर्शाने के लिए तो ये बात भी सही है। कोई एक पार्टिकुलर कोई एक रहना चाहिए। अब मैदान है, मैदान में केवल वर्षा, अब कहाँ वर्षा होती है कहाँ नहीं होती है, ये मान लीजिए कोई ज़्यादा मैदान है और उस मैदान में आम के पेड़ कहीं अलग लगाए गए हैं, इमली के पेड़ अलग लगाए हैं, तो इन अलग अलग को दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं, जिसमें उपयोग हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं? किन दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब सभी को हम, ये चारों दिशाओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, इसको याद रखना। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? रूढ़ प्रतीक, देखिए दोस्तों, अगर आप प्रतीक पढ़े रहेंगे पर यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया, रूढ़ प्रतीक। आप रूढ़ कहेंगे, आप हम रूढ़ यार कभी सुने ही नहीं है, तो इसको याद रखना। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, तो याद रखना रूढ़ प्रतीक उसे कहते हैं। अभी हमने जैसे पढ़ा रहे थे थ्योरी, तो बताए थे कि प्रतीक और रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं। रूढ़ प्रतीक उसे कहते हैं जिन प्रतीकों के उपयोग में, प्रतीक मतलब चिन्ह, वही रेलवे वाला अलग, सड़क और कच्ची सड़क के लिए अलग, पक्की सड़क के लिए अलग, तो जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है उसे हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेरणा पर आधारित होता है, प्रेक्षण पर आधारित होता है, उन्हें रेखा मानचित्र कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब बताएं कि जो रेखा मानचित्र होता है वो अपने द्वारा, अर्थात मानो यादाश्त, मतलब सोच कर, बस ऐसे सोच लिए वहाँ नल है, वहाँ कुआं, वहाँ विद्यालय, ऐसे सोच कर बना दी, उसको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ये बात भी सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा। दूसरा क्या बोल रहे हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खागा कहलाता है। ये बात भी सही है। एक छोटे क्षेत्र, मान लीजिए कोई छोटा क्षेत्र है, उसको बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र को खागा कहते हैं। तो इसका हमारा क्या होगा? दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब हम अगले चैप्टर में आप सबसे मुलाकात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। और जैसे कि हमने बताया, इस पीडीएफ को जस्ट एकदम एमसीक्यू, इस पीडीएफ को सहित पाने के लिए टेलीग्राम रहता है, लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िए और इसको पीडीएफ को आप एक बार पढ़िए। देखिए दोस्तों, इस समय बैच और वन लाइनर क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़िए, कितनी बार बता रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी का नोट्स भी ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए वो आप नोट्स ले लिए, पहली बात तो पैसा लगाएंगे, दूसरी बात नोट्स लेने के बाद ये जैसे पीडीएफ को पढ़ेंगे वैसे ही वो भी नोट्स रहेगा, वो भी आपके लिए किताब ही रहेगा, बस यही जान लीजिए दोस्तों। तो कुछ भी करिए, अगर आप समझ गए होंगे तो आशा है कि आप अच्छे से पीडीएफ को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।